नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 4 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है यार? आपको सोचना सिखाना, आपको अलग तरीके से सोचना सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में काफी यूजफुल होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप आगे मैथ्स परस्यू करते हो, जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियोस आपके लिए गोल्ड है यार, क्योंकि यहां से आपकी सोचने की क्षमता बिल्ड हो रही है, फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। ये पहला सवाल का सॉल्यूशन देख के तो आपका दिल गदगद होने वाला है। ऐसा कोई ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल सवाल नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका जो मैं सॉल्यूशन प्रेजेंट करूंगा ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को ये सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, आरडी शर्मा में मिलेगा, बहुत रिपीटेड सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है वाला सवाल। लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन जाके चेक करेंगे ना, चाहे आरडी शर्मा में करो, चाहे आप इंटरनेट पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइप करके इसका सॉल्यूशन सर्च करो, आपको इतना गंदा सा 1.5 पेज का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हम लोग इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा यूनिक अप्रोच से करने की ट्राई करेंगे, और यही चीज आपको सीखनी है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं खुद से सोचने के लिए। आप लोगों को अगर कोई सॉल्यूशन दिख रहा है ना, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना है कि यार क्या इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकता है इस सवाल का। थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट लगाओगे तो मे बी देयर इज अ चांस कि तुम कुछ बेटर सॉल्यूशन ढूंढ लो। और मैं तुमको ये तक बोल रहा हूं कि मैं जो सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड करता हूं, हो सकता है कि मुझसे भी बेटर सॉल्यूशन तुम लोग सोच लो। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो आप लोगों को थोड़ा सा बस टाइम लगाना है, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका ना कन्वेंशनल सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको इसका कन्वेंशनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा। आरडी शर्मा में जाके देख लेना, इंटरनेट पे जाके देख लेना। अपने को दिया क्या हुआ है, cosec थीटा माइनस sin थीटा a क्यूब के बराबर, sec थीटा माइनस cos थीटा b क्यूब के बराबर। तो आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो लोग क्या करते हैं, यहां से a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चालू हो जाती है और पन्ने पे पन्ने बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, फिर मैं अपने सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा तुमको। तो यहां पर लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड पे ना 2/3 पावर रेज कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस sin थीटा की पावर 2/3 इक्वल्स a क्यूब की पावर 2/3। तो देखो यहां पर अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में a स्क्वायर ही बन जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही लोग इसके लिए भी कर देते हैं, sec थीटा माइनस cos थीटा की पावर 2/3 इक्वल्स b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर फालतू के लिए काटा पीटी करते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते रहेंगे, जो आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अलग सोचना है, जब भी तो भीड़ से अलग निकलेंगे ना दोस्तों हम लोग। तो अब अलग सोचना कैसे है, इसको बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। और ये जो आपका हैक है, ये जो आप सीखोगे ना, ये जो आप बिल्ड करोगे, ये वाली स्किल मैनिपुलेशन वाली, ये आपकी आगे जेई में बहुत काम आएगी। आप लोगों को सबसे पहले तो देखना है, समझना है कि यार मेरे को पहुंचना कहां तक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर मेरे को ए क्यूब बी क्यूब दिया हुआ है, यहां पर क्यूब दिया हुआ है, यहां पर स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करूंगा मैं, जिससे मेरा सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब मैं 3 लाइन में इस सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप देखो अभी मजा आ जाएगा। अगर सबसे पहले तो यहां पर ना चीजों को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बना रहा, सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो ये 1/sin थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, ओवर sin थीटा इक्वल्स a क्यूब। ठीक है, सिमिलरली मेरा b क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा, और माइनस cos थीटा है, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा के cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, इसको हटा के sin स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, अपनी आइडेंटिटी 1 यूज करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा दोस्तों, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बनाया, मेरे को ए क्यूब बी क्यूब चाहिए, तो मैं यहां पर ही ए क्यूब बी क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं ना। देखो किस तरीके से मैनिपुलेट करूंगा। मेरे को बाहर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है, एक काम करता हूं, ब्रैकेट के अंदर से मैं ए को कॉमन निकालता हूं। आप बोलोगे सर ए तो कॉमन है ही नहीं, सेकंड वाली टर्म में से बी स्क्वायर है, पहली वाली टर्म से आ जाएगा। देखो, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को ए बाहर निकालना है, तो ए स्क्वायर टाइम्स ए क्यूब बन जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर से ए का आपने ले लिया तो ए बचा, बी स्क्वायर के पास ए नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती लिया, तो कंपनसेट कर दो ना। कर सकते हो। अब
ए क्यूब बन गया, बी क्यूब भी तो बना सकते हो, तो एक काम करो बी भी बाहर निकालो। सर बी है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है तो यार कंपनसेट कर देंगे। तो यहां पर ए के पास बी नहीं है तो ए बाय बी हो जाएगा, और इसके पास तो बी है तो एक बी ले लो। तो मतलब मैंने और कुछ नहीं किया, जो मेरे को प्रूफ करना था उसको मैंने मैनिपुलेट करके रीराइट कर दिया है। अब क्या आप ए क्यूब बी क्यूब नहीं जानते हो? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तुमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। कुछ टू पावर ऐसा 2/3 बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल पावर क्यों बनाऊंगा मैं यार? तुम बोलोगे सर इसका क्या करूं? अरे ए क्यूब बाय बी क्यूब दिख रहा है तुमको, यहाँ पे करना जरा, इन दोनों को एक बार तुम मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यूब बी क्यूब मिलेगा। किसके बराबर आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसको इससे उड़ाओ, इसको इससे उड़ाओ, क्या मिला? साइन थीटा कॉस थीटा मिला। ये क्या है मेरा? ए क्यूब बी क्यूब। और इनको डिवाइड करो, ए क्यूब बाय बी क्यूब किसके बराबर होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मतलब ये सवाल अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे तो भी मैं इस सवाल को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करवा सकता हूं, इतना छोटा सॉल्यूशन है ये। साइन स्क्वायर थीटा, और कितना अच्छा लग रहा है ना, फालतू के लिए गंदी पावर्स में नहीं गया हूं मैं, जहां पे मेरी कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस है। तो तुमको पता है यहां पर क्या मिल जाएगा तुमको? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। राइटिंग की देख रहे हो कैसी तैसी हो रखी है। अब ए क्यूब बाय बी क्यूब तुम्हारा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा आया है, तो ए बाय बी किसके बराबर होगा? कॉस अपॉन साइन। और बी बाय ए किसके बराबर होगा? साइन अपॉन कॉस। सब कुछ मिल गया, पुट कर दो। चलो ए क्यूब बी क्यूब किसके बराबर है? साइन थीटा कॉस थीटा। ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करोगे, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा गायब हो जाएगा इससे, और ऊपर क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक पहुंचाया ही नहीं। मैंने यहां पर ए क्यूब बी क्यूब की फॉर्मेशन बना दी, और अंदर ए बाय बी बी बाय ए मिला, जो कि मैं यहां से डायरेक्टली निकाल सकता था डिवाइड करके। और प्रॉब्लम जानबूझ के फ्रेम भी ऐसे है कि ए क्यूब बाय बी क्यूब, यहां पर आपको कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब दिख रहा है, तो आपको गंदी पावर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं ना, तो मेरे को लिखता है कि यार जब ये प्रॉब्लम बनाई गई होगी, जिस एजेंडा से ये प्रॉब्लम बनाई होगी ना, सॉल्यूशन देख के वो एजेंडा ही खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, देखो मैं जो ये वाली सीरीज करवा रहा हूं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली, मेरी एक और कॉम्पिटेंसी वाली सीरीज है जो मैंने पिछले साल करवाई थी। उसमें जो मैंने सवाल करवाए थे वो तो एकदम अलग लेवल थे, वो यूनिक सवाल थे। ये सवाल इस वाली सीरीज में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि आप देखते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, देखते हो, शायद आपके स्कूल टीचर्स ने कराए होंगे, आपके कोचिंग टीचर ने कराए होंगे, लेकिन मैं आपको एक नया नजरिया प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, एक नई तरीके से सोचना कैसे है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन यहां पर एक कैच है जो हम लोग थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, और फिर हम लोग ऐसे सवालों में फंसेंगे नहीं कभी भी। और यार क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल के ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, स्टेटमेंट वाले, ट्रू फॉल्स वाले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको वो जरूर करने चाहिए, मुझे लगता है। zeros of quadratic polynomial are both positive, both negative, one positive and one negative, both equal। तो देखो यार, मेरे को इतना पता है कि मेरा सम जो है वो नेगेटिव है, अगर मैं नंबर छोड़ भी दूं, और प्रोडक्ट जो है मेरा वो पॉजिटिव है। अब ऐसे मेरे को दो नंबर सोचने हैं जो कि जीरोस होंगे, जिनका सम नेगेटिव होना चाहिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, जो अल्टीमेटली मेरे पास इसी तरीके की सिचुएशन आएगी कि दोनों को नेगेटिव होना चाहिए, तभी मेरा सम नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो बोथ नेगेटिव मेरे को दिखा, मैंने फटाफट से मार दिया। अब यहां पर वो कैसे फंसा सकता है आप लोगों को, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में फंसा सकता है कि बोथ नेगेटिव तो है लेकिन बोथ इक्वल भी हो गए, तो क्या इस वाले सिचुएशन में इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर बी ही होगा। लेकिन यहां पर मैं फंसा सकता हूं कि मेरे को पता होगा कि बच्चों ने इस टाइप का सवाल करा हुआ है, तो यहां पर मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर डाल दूंगा, यहां पर कुछ मैं ऐसी चीज डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4।
यहां पर आपके बोथ रूट्स विल बी इक्वल हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वो आप लोगों को यहाँ पे फंसा सकता है। अब देखो यहाँ पर कैसे आप मेक श्योर करोगे कि बोथ इक्वल नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक बात बताओ, दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव है, इतना मेरे को पता चल गया। अब बोथ इक्वल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं इक्वल रूट्स हैं, तो सम अगर मेरा नेगेटिव 99 है तो ये नेगेटिव 99 दो इक्वल चीजों से आ रहा होगा। मैं समझ रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो एक रूट जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब मेरे को ऐसे ही दो लोगों का प्रोडक्ट चाहिए जो कि 127 आना चाहिए, तो 127 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दैट मींस योर अजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी कि ये चीज नहीं वैलिड है। तो इस तरीके से आप अज्यूम करके चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगेन मजेदार सवाल है, और एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इतने सारे खूबसूरत पैटर्न है ना, इतने प्यारे प्यारे सवाल बना सकता हूं मैं एपी के खड़े खड़े यहाँ पर, जो तुम जब सॉल्व करने जाओगे ना तुम लोगों को लगेगा सर क्या क्या नई चीजें सीखने को मिल रही है, मतलब स्वाद आ जाएगा। ये जो है, मैं नए नए सवाल जो है, एक बार ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली सीरीज खत्म कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पार्ट और होंगे इसके, क्योंकि मैं ऐसे सवाल भी करवाऊंगा जो कि कन्वेंशनल है लेकिन उनका अलग सॉल्यूशन है मेरे पास कुछ, तो वैसे सवाल भी करवाऊंगा मैं। तो 4 से 5 पार्ट और आएंगे, उसके बाद मैं आपको अलग सवाल करवाऊंगा जो मोस्ट ऑफली आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। An AP consists of 37 terms. The sum of the 3 middlemost terms is 225 and the sum of the last 3 terms is 429. तो आपको AP बताना है। थोड़ा सा अलग सवाल क्यों है? क्योंकि ऐसी फॉर्मेशन का सवाल हमारे एनसीईआरटी में नहीं है जहां पर 3 मिडल मोस्ट टर्म्स दी हुई है और एंड की 3 टर्म दी हुई है और उनका सम दिया होगा। तो यहां पर आप लोगों का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना यार। एपी ना, एपी बड़ी खूबसूरत चीज है। एपी का मतलब क्या है कि जो आपकी टर्म्स है ना वो इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली डिस्टेंस्ड है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। आप अगर कोई सी भी 3 टर्म ले लें एपी में, मैं सवाल के हिसाब से बोल रहा हूं, और उनका सम करें और फिर उनका एवरेज ले लें, मीन ले लें, तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको। 3a प्लस 3d अपॉन 3, आपको हमेशा मिडल टर्म ही मिलेगी। और ये आप इसके बिना भी बहुत प्यार से लॉजिकली सोच सकते हैं। 2 4 6, 1 3 5, हमेशा अगर आप 3 टर्म लेते हो जो कि एपी में है, उनका एवरेज बीच वाली टर्म ही होगी। यही तो खासियत है एपी की यार। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर तुमने पकड़ लिया, ये कॉन्सेप्ट तुमको चमक गया, तो मुझे बताओ ये 3 मिडल मोस्ट टर्म्स का सम अगर 225 है तो यहां पर मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी? मिडल टर्म हो जाएगी इसका एवरेज, तो 225 डिवाइडेड बाय 3 विच इज नथिंग बट 75। 75 तुम्हारी मिडल टर्म है। टोटल टर्म्स कितनी है? 37। तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी 38/2, 19th टर्म है ना। 18 टर्म उससे पहले, 18 टर्म उसके बाद, और बीच वाली हो जाएगी तुम्हारी 19th टर्म। तो इन शॉर्ट A19 तुमको पता चल गया। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लास्ट की 3 टर्म्स का सम ये है, तो मतलब जो बीच वाली टर्म होगी सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होगी? A36। वो किसके बराबर होगा? 429/3 विच इज नथिंग बट 3 14 और 3 143। तो ये तुम्हारी 36 टर्म है, ये तुम्हारी 19th टर्म है। क्या तुम अब एपी का पता नहीं लगा सकते? ऐसे सवाल तो तुमने करे ही है। यहां पर भी मैं तुमको एक शॉर्टकट दिखाता हूं जो मैं तुमको आगे आने वाली क्लासेस में कभी ना कभी सिखाऊंगा। इसको जंप मेथड में बोलता हूं। ये एक विजुअलाइजेशन मेथड है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है nth टर्म का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है एमसीक्यूज में तो ये विजुअलाइजेशन वाला मेथड, जंप मेथड बहुत काम आता है। और ये मैंने ही टर्म कॉइन करी है, ठीक है? ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको कभी भी इस तरीके से पता, जैसे 2 टर्म्स दी हुई है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ए और डी के बारे में पता लगाना है, तो क्या करो, इसके नीचे जो दिख रहा है ना, इन दोनों को माइनस करो। 36 माइनस 19 आपको क्या मिलेगा? 70। 17 टाइम्स डी, इसके आगे डी चिपकाओ। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में कभी सिखा दूंगा। इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ठीक है?
143 माइनस 75 है 68। तो यहां से आपको डी मिल गया सीधा सीधा ओरली 4 के बराबर। डी आपका 4 के बराबर आ गया, ए निकाल लो फटाफट से। ए 19 मेरे को पता है 75 के बराबर है, तो ए प्लस 18 डी, तो 18 इंटू 4 ये हो गया 72। तो 72 मेरा आ गया 18 डी वाला, तो 3 हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, इस जंप मेथड में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं तुमको आगे आने वाली क्लासेस में बता दूंगा इसके बारे में। अब तुम लोगों की ख्वाहिश रहती है कि सर एक होमवर्क क्वेश्चन भी देके जाया करो, ताकि हम लोग थोड़ा सा खुद से सोचें, जो कि सही बात भी है। और आप लोगों की एंथुसियाज्म, क्यूरियोसिटी देख के मैं और ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ यार। मतलब आप लोग एक्चुअली शायद शेयर भी कर रहे हो वीडियोस को, तभी वीडियोस पे रीच भी बेटर है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं जो कि यार इन सब चीजों को कदर करेंगे। मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों से वो एक्चुअली सीखेंगे। और मुझे लगता है ये सब चीजें ना नीड ऑफ द आवर है यार, क्योंकि हमारी अब ना एजुकेशन बहुत ज्यादा बैक सीट पे जा चुकी है। मतलब हम लोग कुछ नया कर ही नहीं रहे थे। वो तो थैंक्स टू सीबीएसई ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस स्टडीज, इन सबको इन्वॉल्व किया गया है दोबारा से हमारे पैटर्न में, ताकि इन सब सवालों की अब कदर होती है। वरना तो यार कोई भी, मैं देखता हूँ कोई भी आके यूट्यूब पे यार मतलब वही घिसे पिटे सवाल कराने लगता है, मार्केटिंग कर देते हैं लोग, फेमस हो जाते हैं लोग, और फिर मतलब हम जैसे टीचर्स को कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन देख के वो ऐसा लगता है कि यार बच्चों के लिए कितना ज्यादा खराब माहौल कर दिया है, कि बच्चों को वो रियल लर्निंग से इतना दूर कर दिया गया है कि इन लोगों को आगे कितनी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर मैं पार्ट 4 को समराइज करता हूँ। उसके अलावा अगर आपको मेरे बनाए हुए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करने हैं तो 350 से ऊपर सवाल हैं जो उसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।